गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आज मैं रामस्वरूप डबरिया आपको लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के बारे में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। देखो बच्चों, लोकतंत्र के जो विभिन्न सिद्धांत है या हम कह सकते हैं दृष्टिकोण है, उसमें विद्वानों में मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है, उनमें मतभेद चलता है। अब उनमें मतभेद इन बातों को लेके चलता है कि जो शासन की जो सत्ता है उसका उपभोग कौन करता है या उसका उपभोग कौन करे, किस वर्ग के द्वारा किया जाए। लोकतंत्र के जो मूल्य हैं या मूल्यात्मक जो विचारधारा है वो कैसी हो, अनेक प्रकार की शासक और शासित में कैसा संबंध हो, इन बातों को लेके उनमें मतभेद चलता रहता है। और इन मतभेदों के आधार पे ही लोकतंत्र के विभिन्न जो सिद्धांत या दृष्टिकोण है वो सामने आए। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5 प्रकार के इसके सिद्धांत और दृष्टिकोण है। पहले उनका नाम लिखते हैं, फिर एक एक के बारे में अपन समझेंगे। तो देखो, सबसे पहला वो है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। ये पहले नंबर का हो गया। दूसरा है इसमें बच्चों लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अपन कह सकते हैं इसको अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है इसमें लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, ये तीसरा है। और इसमें चौथा है नंबर 4 है लोकतंत्र का बहुलवादी वही सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इसमें नंबर 5 पे हैं लोकतंत्र का
समाजवादी वही सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस प्रकार ये 5 जो लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण है, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन लेंगे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो इनको अपन बाद में करेंगे। क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 5 ही प्रकार के सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो आइए देखते हैं एक एक के बारे में अपन समझते हैं। अब है इसमें लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो यह जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, ये परंपरागत उदारवादी। तो इसका जो विकास है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो पश्चिमी जगत में हुई। पश्चिमी जगत कहने का तात्पर्य है पश्चिमी देशों में। और कब से हो रही है? पिछली 3 शताब्दियों से। पिछली 3 शताब्दियों से इसका विकास हुआ। तो इस लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, इसको हम इसे हम पश्चिमी सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि इसका उद्भव पश्चिमी जगत यानी पश्चिमी देशों में हुआ, तो इसको पश्चिमी सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसे हम लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसका जो विद्वान है, किन किन विद्वानों ने इसमें अपना योगदान दिया, अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, अपने विचार दिए, वो हैं 3 तो अपने हैं समझौतावादी विचारक, जिन्हें हम कहते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। फिर 2 है उपयोगितावादी विचारक, जिन्हें हम कहते हैं बेंथम, जे.एस. मिल, फिर है टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल का पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन का है थॉमस हिल ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, हर्बर्ट स्पेंसर, आदि और भी विद्वान हैं। तो इन्होंने इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। इन विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता, एवं अधिकार, इनके बारे में
चर्चा की और बताया। और इस प्रकार इन्होंने जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है इसके कुछ मान्यताएं और कुछ लक्षण बताए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इन विद्वानों ने लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है, तो अपने विचार में या विचारों में इसके कुछ लक्षण एवं मान्यताएं, तो इनके बारे में समझते हैं बच्चों। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण। अब इसमें सबसे पहला है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है। उदारवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना हित अहित सब कुछ समझता है क्योंकि वो समझदार है। तो यह बात उन्होंने कही। दूसरी बात है, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। जो भी व्यक्ति है वो मूल रूप से समान है, तो इनमें कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात आती है, सीमित शासन के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। सीमित शासन, लोक ने जो बात की थी, या अपन कह सकते हैं उदारवादियों ने जो बात की थी, वो सीमित शासन के सिद्धांत की बात की थी। कुल मिला के बात है कि जो उदारवादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का जो परंपरागत है उदारवादी सिद्धांत है, इसकी पालना होनी चाहिए और इसके अंदर सीमित शासन के सिद्धांत का पालन हो। इस सीमित शासन का मतलब होता है कि लोग ने यह भी कहा था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। सीमित शासन का मतलब है कम शासन करे। अगला है इसमें चौथी जो मान्यता है वो है, सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा पर होना चाहिए। सरकार के पास जो शक्ति है, सत्ता के पास या शासन के पास जो शक्ति है, वो जनता की इच्छा पर हो, एवं सरकार सिर्फ सत्ता की एक ट्रस्टी हो, न्यासी हो, कि ट्रस्ट है और उसकी वो सदस्य है। यह सिद्धांत इसमें प्रचलित होता है। आगे इसमें आता है शासन संचालन के आधारभूत नियम। शासन संचालन के आधारभूत नियम कि जो आधारभूत नियम है शासन संचालन के, वो इसमें लागू होने चाहिए। किस प्रकार कार्य करेगा, अंतिम शक्ति जनता के पास है, जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन चले, ये जो आधारभूत नियम है। लोकतंत्र की जो परिभाषा अपन ने पढ़ी थी उसके बारे में भी यही बताया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, अंतिम शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। तो इस प्रकार के जो आधारभूत नियम है उन वो चलने चाहिए। यदि शासन नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है तो उनको वापस बुलाने की, उन पे नियंत्रण की, उनको निरस्त करने की, ये सारी शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। आगे हैं छठे नंबर का, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं एवं अधिकार मिले। जो अपना परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं मिले, उसको अधिकार मिले और अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए उसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी प्राप्त हो, या स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये उदारवादी सिद्धांत कहता है। सातवें नंबर पे ये कहते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद में चुनाव हो और इस प्रणाली में एक से अधिक राजनीतिक दल हो, तब थोड़ा अच्छा शासन चलता है। तो निश्चित अवधि की 5 साल, 6 साल, 4 साल के बाद में चुनाव होनी चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। यह भी इसकी एक मान्यता है। और अंतिम मान्यता या लक्षण है कि सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। जनता ने जो अपना मत दिया है उसका आदर सरकार को करना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण एवं सिद्धांत अपन ने पढ़ा। इसकी ये मान्यताएं हैं, इसके विद्वानों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली।
तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।